हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना ही यूट्यूब चैनल आर्य टेक पॉइंट पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत सारे साथी लोग जिनका वेरिफिकेशन एंड मेडिकल हो गया है, उनका जो रिव्यू किस प्रकार से मिला, उन्होंने क्या क्या बताया कि क्या वेरिफिकेशन में मांगा गया है और क्या क्या मेडिकल में चेक किया गया है। उनकी सारी बातों को फ्रेंड्स सरल भाषा में हम विश्लेषण करेंगे। आप लोग पूरी वीडियो में बने रहें। आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको एक भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा फ्रेंड्स, इसलिए कम से कम 10-12 मिनट का वीडियो होगा। आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, है ना, ताकि कोई प्रकार की आपको दिक्कत ना हो फ्रेंड्स। उसके बाद लास्ट में मैंने बात करेंगे कि आपको जब वेरिफिकेशन एंड मेडिकल हो जाएगा तो मेडिकल हो जाने के बाद आपको जो फिट वाला मेमो, मतलब कौन सी कैटेगरी में आप फिट हुए हैं, वो कैसे आपको जानकारी मिलेगा, है ना। मुझे कैसे जानकारी मिला था जिस समय मेरा मेडिकल हुआ था, मैं कौन सा मेडिकल कैटेगरी में पास किया हूँ, मुझे कैसे पता चला, वो हम भी बताएंगे। और उसी अथी से उसे आप भी उस प्रकार से जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग पूरी वीडियो में बने रहें। जैसे बहुत सारे मेरे साथी लोग, जैसे अभी उनका चेन्नई में मेडिकल हो रहा है, वेरिफिकेशन हो जाने के बाद उनसे बात हुआ तो क्या क्या वहाँ पे देखा गया है, वो सारी बात को बताया है, जो मैं आपके साथ रखेंगे फ्रेंड्स। जो आपका आगे का मेडिकल एंड वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको कोई प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरी देखें। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है जिनका वेरिफिकेशन एंड मेडिकल होने वाला, उनको बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि सर कौन कौन सी मेडिकल मतलब वेरिफिकेशन के समय कौन कौन सी सर्टिफिकेट को मांगा जा रहा है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग पहला क्वेश्चन यही है कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स को बना करके ले जाना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जान लें, जो भी आप फॉर्म फिलअप के समय जितना ही सर्टिफिकेट दिए हैं उतना ही को आपको ले जाना है। ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। ज़्यादा आप ले भी जाएंगे तो वो वहाँ पर देखने वाले नहीं है ना। तो जो भी, जैसे सपोज दैट आप मैट्रिक प्लस ITI दिए हैं तो वहाँ पे सिर्फ मैट्रिक प्लस ITI को ही देखा जाएगा, है ना। 10th प्लस ITI को ही देखा जाएगा। अगर आप सोचेंगे हम इंटर को वहाँ सबमिट कर दें तो फ्रेंड्स वहाँ पे नहीं लेगा। बोला जा रहा है कि जो भी आपका यहाँ पे दिखाया जा रहा है वही सर्टिफिकेट को आप ओरिजिनल यहाँ पे दें और उसी को वेरीफाई होगा। फ्रेंड्स, अगर ग्रेजुएशन भी किए हैं और नहीं उस समय दिए तो फिर आपका चेकअप नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो आपका बेकार हो गया, नहीं, बेकार नहीं हुआ। उसको आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। जब आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो उस समय HRMS ID के थ्रू आप बाद में भी इसको सबमिट कर सकते हैं। इसलिए आपका ये सब बेकार होने वाला नहीं है, इसलिए आप टेंशन ना लें। अभी आप जो फॉर्म फिलअप के समय जितना क्वालिफिकेशन को ऐड किए थे सिर्फ उतना ही को देना है। हाँ, उसके बाद फिर क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में जैसे OBC वाले हैं, NCL OBC NCL, उनको वो सर्टिफिकेट देना है। नया देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बोर्ड में क्या किया जा रहा है, फॉर्म फिलअप के समय जो भी आप दिए हैं सर्टिफिकेट, वो वैलिड सर्टिफिकेट था कि नहीं, सिर्फ उसी को चेक किया जा रहा है ना। क्योंकि फॉर्म फिलअप के समय वहाँ पे डेट और इशू डेट मांगा गया था, उसके बाद फिर सर्टिफिकेट नंबर मांगा गया था। तो आप उस समय फिलअप किए होंगे, तो फिलअप किए हैं तो वही सर्टिफिकेट को आप रेलवे की फॉर्मेट में बना करके ले जाएँ, उसी को वेरीफाई करेगा कि जिसमें आप फॉर्म फिलअप किए थे उस समय सही डाटा फिलअप किए थे कि नहीं। जो नया बना लिए हैं उसको तो और अच्छा है, क्योंकि अगर कोई बोर्ड में अगर नया भी देखने को मांगेगा आप वहाँ नया भी दे सकते हैं। अगर नहीं मांगा तो वही नया जो आप बनाए हैं वो आपको ज्वाइनिंग के समय लगेगा, क्योंकि ज्वाइनिंग के समय नया OBC मांगता है ना फ्रेंड्स। तो आपको उस समय काम आ जाएगा। जिनका नहीं बना है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो फॉर्म फिलअप के समय जो सर्टिफिकेट आप सबमिट किए थे उसी को आपको ले जाना है ओरिजिनल। और पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जाएंगे, उसके बाद आधार कार्ड ले जाएंगे, और क्या ले जाएंगे, पैन कार्ड ले जाएंगे। पैन कार्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, अभी पैन कार्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आधार कार्ड ले जाएं। और अगर कोई सर्टिफिकेट में आपका कुछ नंबर या तो फिर डेट ऑफ बर्थ या फिर नाम अगर मिसमैच है लेटर में, तो आप एफिडेविट बना करके ले जाएं। बस इतना ही डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मांगा जा रहा है। अब फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से पहले आप तो पोर्टल पे जाकर के डॉक्यूमेंट्स तो सबमिट कर ही दिए होंगे, वही डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे ले जाना है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो सर बोल रहे थे कि सर मैं तो नहीं कर पाया, बिजी था, ये था वो था। फ्रेंड्स, तो नहीं कर पाए ये तो आपकी गलती है, प्रॉब्लम आपकी हो सकता है कि वहाँ पे करें, लेकिन अगर नहीं किए हैं तो भी आप वहाँ पे जाएँ, हो सकता है कुछ उसका निष्कर्ष निकले। आप लोग घबराएं नहीं, है ना। तो इस प्रकार से आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन फ्रेंड्स, वेरिफिकेशन जो करने वाले अधिकारी हैं वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। ऐसा नहीं कि वो आपको घबराने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। बहुत आसानी पूर्वक आप वहाँ पे वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। एक ही दिन में आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपको 24 रुपये का चालान कटाया जाएगा
और 24 रुपये चालान कटाएंगे, उसी समय आपको फिर से नया आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मांगा जाएगा कि नया आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दे। फॉर्म फिलअप के समय जो दिए थे वो ठीक है, और नहीं तो आप दूसरा भी दे सकते हैं जो आपका परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हो, है ना। क्योंकि आप मेडिकल के लिए नेक्स्ट डे जाएंगे तो वहाँ पे वही आइडेंटिफिकेशन मार्क्स से आपको पहचाना जाएगा। ऐसा ना हो कि वेरिफिकेशन कोई और करवाया, मेडिकल जाकर के कोई अदर स्टूडेंट करवा लिया, ऐसा नहीं। इसीलिए आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वहाँ पे मेमो में दर्शा दिया जाता है चालान में, और उसी मेमो को वो सब वहाँ पे भेज देते हैं रेलवे हॉस्पिटल में, और वहाँ पे आपका मेडिकल होगा। फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद अगला जो नेक्स्ट डे भेजा जाएगा मेडिकल के लिए, तो मेडिकल में फ्रेंड्स आपको पहले से ही तैयार होकर के जाना है। हो सकता है आपका एक ही दिन में कंप्लीट हो जाए, किसी का 3 दिन भी लग सकता है, किसी का 7 दिन भी लग सकता है। तो फ्रेंड्स, मैक्सिमम आप 10 डेज तक का व्यवस्था लेकर के जाए, खाने पीने का, या तो फिर कुछ पैसा हाथ में लेकर के जाए। क्योंकि आप वहाँ पे अगर मेडिकल के लिए जाएंगे तो बहुत सारे रेलवे अस्पताल ऐसा है जहाँ पे व्यवस्था नहीं होने के कारण, जैसे आपको ECG करवाने की, अगर डॉक्टर को कुछ वैसा शक हुआ तो ECG करवाने की ज़रूरत पड़ सकता है, या तो फिर यूरिन वगैरह टेस्ट भी कर रहा है बहुत सारा जगह। तो व्यवस्था बहुत सारे रेलवे हॉस्पिटल में नहीं है। एक्सरे करने की ज़रूरत पड़ता है, एक्सरे तो करता ही है। तो इस प्रकार से बहुत सारे रेलवे हॉस्पिटल में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। तो आपको निजी हॉस्पिटल में करवाने के लिए जहाँ भेजा जाएगा आपको वहीं से करवा के देना है। ऐसा नहीं कि किसी दूसरी जगह से करवा के देना है। वो जहाँ पे बोलेंगे कि वहाँ से करवा करके लाना है, आपको वहीं से करवा करके लाना होगा, और उसकी पैसा आप भरपाई करेंगे, है ना। इसलिए कुछ पैसा लेकर के भी जाएँ ताकि कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। और कम से कम आप मन में पहले से ही बना लें कि आपको 1 सप्ताह कम से कम वहाँ पे समय लग सकता है। हो सकता है किसी का 1 से 2 दिन में भी हो जाए, है ना, हो ही जाता है। ज़्यादा वैसा कुछ टेंशन नहीं है, इसमें कोई मेडिकल हार्ड वैसा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया। दूसरी बात क्या है, जब नेक्स्ट डे आप मेडिकल हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो वहाँ पे आपको खाली पेट जाना है। खाली पेट जाएंगे तो वहाँ पे क्या करेगा, आपका यूरिन टेस्ट करेगा, उसके बाद ब्लड लेगा, है ना। ब्लड में BP वगैरह, शुगर, RBC वगैरह क्या क्या चेक करता है, वो बहुत आसान प्रक्रिया में करता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आँख से संबंधित चेक करेगा कि कौन सी मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। अगर आप प्रीफेंस में A3 दिए होंगे, जैसे A3 का भी पोस्ट था टेक्नीशियन में, इस बार A3 था, B1 था एंड B2 था और C1 था। इस प्रकार 4 प्रकार के मेडिकल स्टैंडर्ड था। तो प्रीफेंस में अगर आप A3 भी भरे होंगे तो चाहे आपका कट ऑफ पार किया हो या ना हो, प्रीफेंस में अगर आप भरे हैं तो आपको A3 भी देखा जाएगा, है ना। तो आप लोग टेंशन ना लें। हाँ, जिसमें आप पास कर जाए, A3 में पास कर जाए, B1 में पास कर जाए, B2 में पास कर जाए, C1 में पास कर जाए, जिसमें पास करेंगे प्रीफेंस के अनुसार एंड आपका नंबर के अनुसार उस पोस्ट को आपको दिया जाएगा। इसलिए आप लोग टेंशन ना लें। सभी कैंडिडेट का उस तरह से देखने वाला है। ऐसा नहीं कि सर अभी तो मैंने C1 मेडिकल ही पास किया है तो C1 ही देखेगा क्या। तो C1 में बहुत सारे कैंडिडेट अगर आ जाएगा मेरी मेडिकल स्टैंडर्ड, जैसे B1 जिनका अधिक नंबर है वो B1 फेल कर गया, B2 फेल कर गया, वो C1 पास किया तो उसका नंबर अधिक होगा तो वो C1 में आ जाएगा। तो क्या मेरा यहाँ से छटने की चांस है, क्या यहाँ से बाहर हो जाएंगे क्या? नहीं फ्रेंड्स, आप लोग बाहर कोई नहीं होंगे, क्योंकि आप प्रीफरेंस में आप पूरी पोस्ट को भरे हैं। तो आपकी भी पूरी मेडिकल स्टैंडर्ड जो A3 से लेकर के C1 तक है, वो सारी चीज़ को देखा जाएगा। आप जिसमें पास कर गए हैं उसमें आपका मेरिट बनेगा एंड पैनल बनेगा। फ्रेंड्स, जिनका मेडिकल हो गया है उनका पैनल की बारी है। पैनल जल्द ही जारी किया जाएगा जैसा रेलवे बोर्ड का कहना है, इसीलिए प्रक्रिया को बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। आप लोग टेंशन ना लें। और पैनल के बाद जो अभी तो कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बहुत सारे सर्टिफिकेट को नहीं मांगा गया है। अभी तो आप जो फॉर्म फिलअप के समय जितना दिए थे उसी को उतना ही को मांगा गया है ना, जिसमें आपका पैनल जारी हो जाएगा। पैनल जारी हो जाने के बाद, है ना, बहुत सारे कागजात की ज़रूरत पड़ता है। तो बहुत सारे कागजात की ज़रूरत पड़ता है तो उस समय कौन कौन सी कागज़, जैसे एफिडेविट लगेगा मजिस्ट्रेट के द्वारा, अटेस्टेशन फॉर्म लगेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। तो इस प्रकार से जो भी लगता है वो सब हम आगे आपको बताएंगे, क्योंकि वो सब सभी का फॉर्मेट मेरे पास है, इसलिए आप लोग टेंशन ना लें। उस समय आपको ज़्यादा कागज बनाने की ज़रूरत पड़ सकता है, अभी तो कुछ नहीं है फ्रेंड्स। तो ये हो गया। जैसा वहाँ पे जो मेडिकल करवा रहे हैं, वहाँ पे जो मेरा दोस्त जिस प्रकार का रिव्यू दिए हैं कि बहुत सपोर्ट कर रहे हैं डॉक्टर लोग, वैसा टेंशन नहीं है। जिनका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो भी जा रहा है उनको रीचेक कर रहे हैं उसी समय, जब तक आपका फाइनल ना हो 2 दिन 3 दिन बुला करके वो क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं और बहुत आसानी पूर्वक वो सब चेक कर रहे हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। आप लोग पैनिक ना हो। तो आई टेस्ट हो जाने के बाद, आई टेस्ट में जैसे नियर विजन है, डिस्टेंस विजन है ना, तो ये सब चेकअप हो जाएगा। उसके बाद फिर कलर विजन को देखा जाता है। कलर विजन में आप लोग बताएंगे। उसके बाद बहुत जगह पाइल्स को भी देखा जा रहा है, बहुत जगह नहीं भी देखा जा रहा है, जिस तरह से बात हुआ है। उसके बाद पाइल्स के साथ साथ हर्निया का भी चेक किया जा रहा है। और नौकनी वगैरह का टेस्ट नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि सर नौकनी का भी चेक होता है क्या? फुट प्लेट जो
नीचे जो तलवा है उसका जो प्लेन है उसका भी चेक हो रहा है क्या। फ्रेंड्स ये सब नहीं होता है, ये सब डिफेंस सेक्टर में होता है, इसलिए आप लोग टेंशन ना लें। यहाँ पे सिर्फ हर्निया देखा जाएगा, हाइड्रोसिल को देखा जाएगा, पाइल्स देखा जाएगा, यही सब देखा जाता है। उसके बाद फिर मेन इसमें आई है ना, आँख का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है मेन उसी को देखा जाता है। उसके बाद फिर ब्लड टेस्ट वगैरह करेगा ताकि आपको कोई गंभीर बीमारी तो ना हो, है ना, यही सब देखा जाता है। और डॉक्टर लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग सारी बातों को समझ गए होंगे। तो ये सब वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपको कैसे पता चलेगा, हम आपको बताए थे लास्ट में। और फ्रेंड्स आप लोग एक बात और क्लियर हो जाए, ऐसा ना है कि जैसे एक बोर्ड का बहुत सारे डिवीजन होता है, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, उसमें कोई भी डिवीजन में आपका मेडिकल हो सकता है। तो आप लोग ऐसा ना समझ ले कि जिस डिवीजन में आपका मेडिकल हुआ ज्वाइनिंग भी आपको उसी जोन में मिलने वाला है, नहीं, ऐसा नहीं, उसी डिवीजन में मिलने वाला है, ऐसा नहीं होगा, है ना। वो पैनल के अनुसार जहाँ पे जिस तरह से डिमांड होगा उस अनुसार से पैनल बना करके ज्वाइनिंग करवाएगा। और एक चीज़ आप लोग और जान लें, ऐसा नहीं है कि जिनका नंबर कम है वो सबसे बाद में ज्वाइन करेगा, जिनका नंबर ज़्यादा है वो पहले ज्वाइन करेगा, नहीं फ्रेंड्स। यहाँ पे अब रेलवे के हाथ में है, रेलवे को जो पोस्ट को पहले ज़रूरत है वो पोस्ट का, जैसे यहाँ से पैनल बनेगा तो पैनल बनने के बाद जो मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार पैनल बना उसमें अगर कम नंबर है या ज़्यादा नंबर है उससे मतलब नहीं है। वहाँ से फिर क्या होगा, रेलवे के डिमांड के अनुसार जहाँ पे जो ट्रेनिंग सेंटर खाली होगा उस अपने ज़रूरत के अनुसार कम नंबर वाले को भी पहले ज्वाइन करवा सकता है, अधिक नंबर वाले को भी पहले ज्वाइन करवा सकता है। इसलिए आप लोग टेंशन ना लें, है ना। और यहाँ से कोई भी छटने वाले नहीं हैं आप लोग, अगर कोई भी मेडिकल स्टैंडर्ड पास कर जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स B1 B2 C1 इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, है ना, बहुत थोड़ा माइनर फर्क है B1 और B2 में C1 में, है ना। इसलिए आप लोग टेंशन ना लें, कोई भी मेडिकल स्टैंडर्ड अगर आप पास कर जाते हैं तो कोई ना कोई पोस्ट आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि रिजल्ट जो है 1:1 है ना। इसलिए आप लोग टेंशन ना लें कि सर यहाँ से छटने की कोई चांस है, कोई छटने की चांस नहीं है। सिर्फ आपको मेडिकल स्टैंडर्ड कोई ना कोई आपको पास करना ही होगा। अगर आप B1 मेडिकल पास कर जाते हैं तब तो अति सुंदर की बात है, तब तो आपको और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ फ्रेंड्स अगर आप C1 को ही पास करेंगे तो सिर्फ तो C1 वाला ही पोस्ट आपको दिया जाएगा, है ना। इसलिए आप जितना मेडिकल स्टैंडर्ड हैवी पास करेंगे उतना आपका ज़्यादा चांस है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार की जानकारी था। अब फ्रेंड्स आप लोग लास्ट में बता देते हैं कि कैसे पता चलेगा आपको कि कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड मैंने पास किया। तो फ्रेंड्स बहुत सारे डॉक्टर लोग बताते हैं वहाँ पे, बहुत सारे नहीं बताते हैं। फ्रेंड्स जैसे मुझे भी नहीं बताया गया था, लेकिन मैं कैसे मुझे पता चला था कि कौन सी मेडिकल स्टैंडर्ड पास किए हैं, आप लोग देख सकते हैं ये जो मेमो में है ना, देखिए फिट इन B1 एंड B2 करके दिया गया है, मेरा रांची डिवीजन था। तो फ्रेंड्स ये कैसे पता चलेगा आपको कि कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड में आप पास किए हैं। तो देखिए बताते हैं फ्रेंड्स, मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि कैसे पता कर पाएंगे आप। देखिए जब आपका मेडिकल स्टैंडर्ड हो जाएगा तो वहाँ लास्ट में आपको घर भेजा जाएगा, गो टू होम करके बोलता है कि जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बताता नहीं है कि कौन सा मेडिकल आप पास किए हैं, वहाँ पे नहीं बताएगा। कोई भी रेलवे अस्पताल में आपको पहले नहीं बताया जाएगा कि कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड आप पास किए हैं। इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट का कन्फ्यूजन ही बन के रह जाता है। हाँ बाद में पता भले कर सकते हैं कि कैसे पता करेंगे, तो RTI के माध्यम से आप बाद में पता कर सकते हैं कि मैंने कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड पास किया है। लेकिन फ्रेंड्स आप उस समय कैसे पता कर पाएंगे वो हम आपको बताते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप जब सारी प्रक्रिया हो जाएगा तो वहाँ पे लास्ट में आपको मेमो पे सिग्नेचर करवाता है स्टूडेंट से, है ना। सभी अस्पताल में वैसा ही होता है, मेमो पे लास्ट में क्या करवाएगा, सिग्नेचर करवाएगा, है ना। तो सिग्नेचर करते समय वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि कौन सी मेडिकल स्टैंडर्ड आप पास किए हैं। तो उस समय आपको नज़र दौड़ा करके देख लेना है ना। उस समय अगर आपको देख लेंगे तो आप उसी समय जान पाएंगे। और डॉक्टर से पूछेंगे तो आपको नहीं बताएगा, बहुत सारे डॉक्टर लोग बता भी देते हैं और बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं। तो उसी समय सिग्नेचर जब अंतिम में करवाया जाएगा आपसे, तो उसी समय आप अपना मेडिकल स्टैंडर्ड को जान सकते हैं और कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। फ्रेंड्स वहाँ से मेडिकल हो जाने के बाद फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, कुछ ही दिन में पैनल जारी होगा। पैनल जारी होने के साथ फिर वहाँ पे क्या होगा, ज्वाइनिंग प्रक्रिया स्टार्ट होगी। ज्वाइनिंग प्रक्रिया स्टार्ट होने के समय फिर आपको बहुत सारी कागजात को भेजा जाएगा, है ना। मेन तो उसी समय प्रॉब्लम आता है फ्रेंड्स कि बहुत सारे कागजात को भेजा जाता है ना। लगभग 10-12 वो ऐसे कागजात होगा जिसको बनाने की ज़रूरत एक्स्ट्रा पड़ सकता है। तो वो कैसे कैसे बनेगा वो हम इस वीडियो के माध्यम से आगे हम बताएंगे। इसीलिए मेरा चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसी प्रकार से हम बनाते रहते हैं। और वो सब जो आपको ज्वाइनिंग के समय जो भी आपकी कागजात लगेगा उसकी सारी फॉर्मेट मेरे पास है ना, किस तरह से बनाया जाता है वो सब हम आपको बताएंगे। इसीलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स अगर जानकारी अच्छा लगे तो लाइक करें, लाइक के साथ साथ अगर और भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स करें। फ्रेंड्स अगर जानकारी अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।